नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महबूब आलम और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल महबूब आलम 25। यहाँ आपको मिलेगी सही, असली और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, 2 साल की एक बहुत ही बेरहम, बहुत ही क्रूर जंग के बाद आखिरकार एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि इजराइल और हमास के बीच एक शांति समझौता हो गया है। और जानते हैं, इस समझौते ने दुनिया भर में एक उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। बड़े बड़े वैश्विक नेता इससे एक ऐतिहासिक पल, एक हिस्टोरिक मोमेंट बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस जश्न के पीछे एक बहुत ही गंभीर सच्चाई छिपी हुई है। ये जो शांति आई है ना, ये एक भयानक तबाही के बाद आई है। एक ऐसी तबाही जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी है। और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस समझौते की बारीकियों से, फिर देखेंगे कि इस जंग की असली कीमत क्या थी, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे, क्या ये शांति सच में टिक पाएगी? ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ मिस्र में हुए एक पीस समिट से, जिसकी मध्यस्थता, आप यकीन नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने की। और इस समिट के फौरन बाद कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, हमास की कैद में करीब 750 दिन, 2 साल से भी ज्यादा बिताने के बाद आखिरी 20 इजरायली बंधक जब अपने घर लौटे तो पूरे इजराइल में जश्न का माहौल बन गया। इसके जवाब में इजराइल ने भी करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और गाजा में उनका स्वागत हीरोज की तरह हुआ। और इसी के साथ इजरायली सेना ने गाजा से पीछे हटना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस शांति के सही मायने समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पिछले 2 साल की उस तबाही पर नजर डालनी होगी। इस जंग की जो मानवीय कीमत चुकाई गई है, वो सच में दिल दहला देने वाली है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने वो भयानक हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने संपूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया, मतलब कोई नरमी नहीं। उन्होंने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी और फिर अपने टैंक और सैनिक जमीन पर उतार दिए। 2 साल तक ये चलता रहा और हालात इतने खराब हो गए, इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अगस्त 2025 में यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली ये कहना पड़ा कि गाजा में इंसानों द्वारा पैदा किया गया अकाल है। इसी के बाद जाकर ये युद्ध विराम मुमकिन हो पाया। इन 2 सालों में 60,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। और ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो गिना जा सका है। असल में हजारों लोग तो अब भी उन टूटी इमारतों के मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। और जब हम इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। मरने वालों में 20,000 से ज्यादा तो सिर्फ बच्चे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर घंटे एक बच्चे की मौत। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और जो मदद पहुंचाने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। इंसानी जानों का नुकसान तो है ही, लेकिन गाजा का पूरा ढांचा, सब कुछ तबाह हो गया है। 92% घर, 88% दुकानें और ऑफिस, सब या तो बुरी तरह टूट गए हैं या पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 100 से ज्यादा अस्पतालों और क्लिनिकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे गाजा आज एक डिमोलिशन साइट जैसा दिखता है, एक खंडहर। अच्छा, अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये वाकई में चौंकाने वाला है। ये पत्रकारों के बारे में है। इन 2 सालों के अंदर गाजा में करीब 300 पत्रकार मारे गए। अब आप सोचेंगे, ठीक है, युद्ध में ऐसा होता है। नहीं, इस बात को समझिए। ये संख्या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर और 9/11 के बाद की सारी लड़ाइयों को मिलाकर उन सब में जितने पत्रकार मारे गए, उनसे भी ज्यादा है। सोचिए जरा। और देखिए, ये जंग सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं थी। इजराइल एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ रहा था। और हैरान करने वाली बात यह है कि हर मोर्चे पर उसकी रणनीति, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, यमन में हुतियों के खिलाफ और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ भी इजराइल ने बहुत सटीक और टारगेटेड हमलों का इस्तेमाल किया। और नतीजा, उन्होंने अपने दुश्मनों को काफी हद तक कमजोर कर दिया। लेकिन गाजा में रणनीति बिल्कुल उलट थी। बड़े पैमाने पर बमबारी और जमीनी हमला। तो सवाल ये है कि जब बाकी जगहों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक यानी सटीक हमले किए जा सकते थे, तो फिर गाजा में सामूहिक विनाश का रास्ता क्यों चुना गया?
कई जानकार ये मानते हैं कि शायद लक्ष्य सिर्फ हमास को खत्म करना था ही नहीं, बल्कि पूरी आबादी को, वहां के लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना था ताकि वो फिर कभी सिर न उठा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इन 2 सालों की इतनी भयानक जंग के बाद क्या कोई पक्ष सच में जीता? अगर हम इजराइल के घोषित लक्ष्यों की तुलना असल नतीजों से करें तो तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाती है। देखिए, इजराइल का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था हमास का सफाया करना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। हमास आज भी गाजा में एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत है। दूसरा लक्ष्य था सभी बंधकों को छुड़ाना, लेकिन वो किसी सैन्य ऑपरेशन से नहीं, बल्कि बातचीत और कैदियों की अदला बदली से ही वापस आ पाए। और तीसरा लक्ष्य, इजराइल की सुरक्षा। लेकिन आज दुनिया में इजराइल की छवि को इतना नुकसान पहुंचा है कि एक अलग फिलिस्तीनी राज्य की मांग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये शांति टिकेगी? क्या ये समझौता कायम रहेगा? क्योंकि इस समझौते के सामने अभी कई बड़ी और बेहद मुश्किल चुनौतियां खड़ी हैं। जानकारों का मानना है कि बंधकों की अदला बदली तो इस पूरी प्रक्रिया का आसान हिस्सा था। असली काम तो अब शुरू होगा। पहला, हमास से हथियार लेना। दूसरा, $55 बिलियन लगाकर गाजा को फिर से बसाना। तीसरा, ये तय करना कि वहां सरकार किसकी होगी। और चौथा, लाखों बेघर और सदमे में जी रहे लोगों की मदद करना। ये सब पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों से भी ऊपर एक बुनियादी मुद्दा है, एक कोर प्रॉब्लम है जिसे ये शांति समझौता छूता तक नहीं है, और वो है इस हिंसा के चक्र की असली जड़, फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा और एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य की मांग को लगातार नज़रअंदाज करना। तो असल मुद्दा ये है कि इस समझौते में ही कई बुनियादी खामियां हैं। पहली बात, इसे बनाने में फिलिस्तीनियों की कोई भूमिका ही नहीं थी। दूसरी, इसमें 2 राज्य समाधान का कोई पक्का वादा नहीं है। और तीसरी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये संघर्ष हमेशा से ही घरेलू राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने का एक जरिया रहा है। इसलिए पूरा खतरा है कि यह समझौता भी पिछले कई समझौतों की तरह टूट सकता है। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये वाकई एक स्थायी शांति की शुरुआत है, या ये बस एक छोटा सा पॉज है हिंसा के एक और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक दौर के शुरू होने से पहले? इसका जवाब जो भी होगा वही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम और आप देख रहे थे महबूब आलम 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।